नमस्कार। मैं मणि सर क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है नक्सलवाद अपने अंत की ओर। तो नक्सलवाद क्या है, कैसे इसका विस्तार हुआ और नक्सलवाद को रोकने के लिए हम सतत प्रयास किए, लेकिन प्रयासों के बावजूद हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका। लेकिन विगत कुछ वर्षों से नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई या उसे समाप्त करने के जो प्रयास किए गए, उसके क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं और कैसे इसका समापन होने जा रहा है, तो इसी पर चर्चा हमें करना है। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेष करके इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। देखिए, नक्सलवाद हमारे देश की एक प्रमुख सुरक्षा समस्या रही है एक लंबे समय से। 1960 के दशक से ही इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक स्थान से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। इसके संस्थापक कान्हू सन्याल और चारू मजूमदार थे। इसके अलावा अन्य भी कुछ प्रमुख लोग थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आर्थिक सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करना, क्योंकि नक्सलवादी जो आंदोलन था वो उन्हीं क्षेत्रों में था जहाँ घोर आर्थिक सामाजिक विषमताएं थी, बेरोजगारी और गरीबी चरम पर था। तो इन संगठनों ने ये सोचा कि हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, तो हिंसा का रास्ता अपनाया। इन्होंने माओ तुसे तुंग को अपना रोल मॉडल बनाया और स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त किया, विषम भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाया, पड़ोसी देशों का समर्थन प्राप्त किया, हथियार और प्रशिक्षण, और जिसके बल पर ये मूवमेंट अविरत रूप से आगे बढ़ता रहा। आगे चल कर के देश में कुछ ऐसे तत्वों का भी समर्थन मिला जो तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, प्रोफेसर, कहने का मतलब टॉप बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें सम्मिलित हो गया, जिसको हम अर्बन नक्सलवाद की संज्ञा देते हैं। अब नक्सलवाद को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अर्बन नक्सलवाद और ग्रामीण नक्सलवाद। जो ग्रामीण नक्सलवाद है वो ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करके हथियार उठा करके सरकार और सत्ता के खिलाफ मूवमेंट चलाना और संसाधनों पर अपना अधिकार जमाना। तो एक प्रकार से कानून व्यवस्था को डिनाई करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करना। और जो अर्बन नक्सलवाद है, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग सम्मिलित है, इनको बौद्धिक सपोर्ट, हथियार, प्रशिक्षण या अन्य चीज़ों का, धन संपदा, इन सब चीज़ों का जो सपोर्ट करते रहे। तो भारत एक लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा, और प्रभावित ही नहीं रहा, ये लगातार आगे बढ़ता रहा। पहले नक्सलवाद के कुछ ही सेंटर थे, विशेष करके झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार का क्षेत्र कुछ था, ये नक्सलवाद से प्रभावित था। लेकिन 2000 के बाद नक्सलवाद का प्रभाव उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अर्थात हम ये कह सकते हैं तमिलनाडु से लेकर के पशुपतिनाथ, एक लाल गलियारा के रूप में नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव देखा गया। देश का मध्यवर्ती भाग बड़े ही विषम परिस्थितियों से गुजरने लगा, और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था भंग होती दिखाई दी, नक्सलवादियों का प्रभाव सीधा दिखाई दिया। तो एक गंभीर समस्या हुई। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारों ने अपने समय समय पर अनेक प्रयास किए, अनेक ऑपरेशन चलाए, लेकिन अपेक्षित परिणाम हमें मिल नहीं सका, क्योंकि जो शुरुआत में जो हमने कार्य किया वो हम सैन्य बलों का उपयोग करके शांति स्थापना का प्रयास किए। देखिए, सैन्य बलों के उपयोग से आप शांति स्थापना तात्कालिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन शांति स्थापना का दीर्घकालिक उपाय कदापि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि नक्सलवाद को स्रोत क्या है, स्रोतों को नष्ट करो। तो स्रोत उनका स्थानीय जनता का समर्थन था, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं, दुर्गम क्षेत्र थे। तो हमें पहले तो ये करना है कि नक्सलवादियों के मिलने वाले समर्थन को काटना है। और समर्थन कैसे कटेगा? तो उसका एक ही रास्ता है, कहा जाता है विकास ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही विकास है। अर्थात अगर हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों के आशाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, रोजगार को वृद्धि करेंगे, गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करेंगे,
तो उनको हम राष्ट्र के मुख्य धारा में लाने में सफल होंगे। और अगर हम उनको राष्ट्र के मुख्य धारा में लाने में सफल रहे तो नक्सलवादियों को मिलने वाला समर्थन भी धीरे धीरे कमज़ोर होता ही जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कभी माओ तुसे ने गुरलाओं के बारे में कहा था कि जिस प्रकार से मछली का संबंध पानी से है, अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, वैसे ही अगर गुरलाओं को जनता का समर्थन नहीं मिला तो गुरलाओं का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए माओ हमेशा कहता था गुरलाओं से कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जब जाओ ऑपरेशन करने तो वहाँ के स्थानीय जनता के साथ अच्छा व्यवहार करो ताकि आपको उसका समर्थन मिलता रहे। यही हाल नक्सलवादियों ने ऐसे ही मॉडल अपनाया, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने पक्ष में किया और उन्हें प्रलोभन दिया कि आपको अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हथियार आपको उठाना आवश्यक है, सरकार आपको नहीं देगी, सर आपके खनिज संपदा आपके संपदाओं पर बड़े लोगों का अधिकार है और आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो इस प्रलोभन से आकर जनता का उन्हें समर्थन भी लंबे समय तक मिलता रहा। लेकिन हाल के वर्षों में हमने नक्सलवाद के खिलाफ एक दोहरा नीति अपनाया। दोहरा ने दो तरह से नीति अपनाई। दोहरा नीति का मतलब हमारा दो तरह से नीति। पहला कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम विकास को प्राथमिकता दिए और वहाँ पर लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, वहाँ पे स्थानीय संसाधनों पर आधारित इन चीज़ों को डेवलप किया और स्थानीय युवाओं को रोजगार की तरफ जोड़ने का प्रयास किया है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र मत्स्य पालन हो, बागायती कृषि हो, अन्य चीज़ें हों, तो उन सब चीज़ों को अधिक से अधिक डेवलप करने का प्रयास किया, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया। तो इससे एक प्रभाव असर पड़ा कि नक्सलवादियों को जो जनता का समर्थन मिल रहा था वो धीरे धीरे क्या हुआ, कमज़ोर होता गया। तो उनका जो है कमर टूटना शुरू हो गया। उनके समर्थन में अब उतने लोग आगे नहीं आ पाते हैं। हाँ, डर बस जरूर आते रहे, लेकिन ऐसे मैंने इच्छा स्वेच्छा से वो नहीं आ पाते थे। तो कहीं न कहीं विकास ने बहुत कुछ नक्सलवाद को रोकने के लिए कार्य किया। मेरा तो मानना है कि विकास ही नक्सलवाद को रोकने में सबसे बड़ा रोल अपनाया। और दूसरी तरफ सरकार ने अपने सुरक्षा बलों को भी मजबूत किया, अर्थात सूचना तंत्र को डेवलप किया, सुरक्षा बलों को उच्च प्रशिक्षण दिया, आधुनिक हथियार दिया, पूरे संसाधन मुहैया कराए और जिले स्तर पर स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बल में सम्मिलित किया ताकि युवा वहाँ का, चूँकि वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के रूबरू अवगत होता है, तो ये भी हमें जानना चाहिए कि वहाँ की भौगोलिक कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, उसका भी जानकारी हमें होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो है सुरक्षा बलों को मजबूत किया और सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों ने मिल करके एक बेहतर समन्वय स्थापित करके नक्सलवादियों के खिलाफ एक ठोस नीति अपना करके काम करना शुरू किया। तो इस तरह से नक्सलवादियों को दोहरा मार पड़ना शुरू हो गया कि एक तरफ हमने विकास के माध्यम से स्थानीय जनता का समर्थन काटने में सफल रहे, तो और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने पहले की तुलना में खूब आक्रामक कार्रवाई करने में समय अपने सूचना तंत्र को विकसित किए और सूचना तंत्र के आधार पर नक्सलवादियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना शुरू किए। इससे धीरे धीरे नक्सलवादियों का जो है जो संसाधन था वो कमज़ोर होता गया, समर्थन उसका कमज़ोर होता गया और नक्सलवादी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे अब वो आत्मरक्षा के रूप में आ गए। और इतना भी नहीं, हमने अर्बन नक्सलवाद को रोकने के लिए भी ठोस पहल की। जो तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, प्रोफेसर लोग थे, इनको भी जेल में डालना शुरू कर दिया। इनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करना शुरू किया कि जो आप बौद्धिक सपोर्ट करते हो, आर्थिक सपोर्ट करते हो, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट करते हो, ये सपोर्ट भी उनको मिलना बंद हो गया। तो नक्सलवादियों को हमने दोहरे तरीके से काम करना शुरू किया और उसी का प्रभाव है कि आज बड़े बड़े हार्डकोर नक्सली मारे गए या तो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार दिखते रहे। अभी हाल के दिनों में बड़े नक्सली मारे गए, वो बड़ी संख्या में नक्सलवादियों ने जो है क्या किया, आत्मसमर्पण भी किया। सरकार ने उनके लिए एक सकारात्मक नीति अपनाया कि भाई देखिए हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है कि आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको हम जेल में डाल देंगे। हाँ, अगर आप ईमानदारी से आत्मसमर्पण करते हो और राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहते हो, अपना डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो सरकार आपके पुनर्वास के लिए, रोजगार के लिए व्यवस्था भी कर रही है। तो सरकार की नीतियाँ अथवा नक्सलवादियों के जो समर्पण करने वाले नक्सलवादी हैं उनको राष्ट्र के मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक प्रयास भी किए हैं। तो उसका प्रभाव यह है कि आज आए दिन नक्सली या आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से हम प्रयास किए हैं उसी प्रयास का परिणाम है कि एक वो दौर था
कि दो देश का लगभग 250 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हुआ करते थे। आज ये नक्सलवाद का प्रभाव मात्र कुछ ही जिलों में सिमट करके रह गया। 15-20 जिलों में ही इसका प्रभाव दिखाया जा रहा है। विशेष करके जो दंडकारण्य क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा का बॉर्डर क्षेत्र है, यही ये क्षेत्र में ये अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से सरकार की नीतियां नक्सलवाद के खिलाफ चल रही है, तो एक तरफ विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उससे नक्सलवादियों को समर्थन मिलना बंद हो रहा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को काफ़ी मुस्तैदी के साथ विकसित करके, कभी मजबूत दे करके, उनको अधिकार दे करके, खुली छूट दे करके जिस तरह से नक्सलवादियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की जा रही है, तो उससे भी नक्सलवादियों की जो है पैर उखड़ने शुरू हो गए। तो अब स्थिति यह है कि नक्सलवाद का अंत हमें बहुत ही जल्द दिखाई दे रहा है। हाँ, यह है इसमें कोई शिथिलता बरतने की आवश्यकता नहीं है। इनको कोई, इनके जो भी रिसोर्स हों, जहाँ से इनको दाना पानी मिल रहा है, उसे बंद करने की आवश्यकता है, और नक्सलवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई जिस तरह से चल रही है वो आगे भी चलती रहे। जब तक एक भी नक्सली या उस विचारधारा का व्यक्ति समाज में है तो उसको समापन करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। और अब ऐसा करने में हम सफल हो गए तो मुझे लगता है कि देश की एक प्रमुख आंतरिक सुरक्षा समस्या को हल करने में भी सफल हो सकते हैं। क्योंकि अब जैसे पूर्वोत्तर में उग्रवाद लगभग समाप्त होता दिखाई दे रहा, कश्मीर में आतंकवाद भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप में देखें तो कश्मीर में आतंकवाद को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सका है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सका। बंगाल, बिहार में माओवाद, उड़ीसा में माओवाद को भी लगभग समापन के दौर में किया जा सका है। तो नक्सलवाद भी अब अपना अंतिम सांस गिनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये नक्सलवाद, उग्रवाद, माओवाद, ये जितने नकारात्मक वाद हैं, ये हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने रहे, लंबे समय से चलता रहा। जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन जिस तरह से हाल के वर्षों में हमने इन सब को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, सुरक्षा और विकास, इन्हीं कदमों का ही परिणाम है कि आज ये जितने नकारात्मक वाद हैं, चाहे वो माओवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, अब वो भारत से अपनी अंतिम सांसें गिनता हुआ दिखाई दे रहा। तो इससे एक बड़ी उपलब्धि भारत को आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मानी जा सकती है। यद्यपि हमें अभी भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि माओ ने ही कहा था, सतर्कता अस्तित्व का वास्तविक मूल्य है। भले ही इनका प्रभाव कम हो चुका है, लेकिन ये हमें मान के नहीं बैठना है कि अब इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अब न करें, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले की तरह और अधिक सतर्क होकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि दोबारा अपने स्थापित न कर सके। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसी गतिविधियां देश में रुकनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरा ये सब थे, और इन खतरों का समापन निश्चित ही देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। तो हमारा ये मानना है कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जो कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2026 तक हम नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो मुझे लगता भी है कि 2026 आते आते देश से नक्सलवाद समाप्त हो सकता है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए नासूर बने हुए थे। इन नासूर को समाप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि शांति स्थिरता जब रहेगी तभी विकास और सुरक्षा आगे बढ़ेगा। तो शांति स्थिरता के जो खतरे हैं, जो थ्रेट हैं, उसको समाप्त होना चाहिए। तो इस तरह से नक्सलवाद मुझे लगता है कि अब समाप्त होने जा रहा है, और अगले कुछ माह में या 2026-27 तक हम मान लेते हैं, अगर समाप्त हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा समस्या हमारे देश के लिए गंभीर चुनौती बनी रही। इस चुनौती का हमेशा से यह अध्याय समाप्त होना चाहिए। जय हिंद।